नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास। और ये क्लास होने वाली है पर्यावरण अध्ययन की, और ये मैराथन क्लास होने वाली है। यहाँ पर हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और कॉपी और पेन आप अपने साथ में लेकर बैठें और इसे नोट भी करते चलिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अगर बात करें एनवायरनमेंट शब्द की, तो इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर शब्द से। किससे हुई है? फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर शब्द से। इन्वायरनर, यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिएगा। इन्वायरनर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इन्वायरनर का क्या अर्थ होता है? ये होता है घेरा हुआ। क्या होता है अर्थ? घेरा हुआ। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इन्वायरनर का अर्थ जो होता है ये होता है घेरा हुआ। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था अर्नेस्ट हैकल जी ने। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1869 1869 को अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और अगर बात करें पारिस्थितिकी की, तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी आप डेफिनेशन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था ए.जी. टांसले ने। किसने किया था? ए.जी. टांसले जी ने। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए.जी. टांसले ने। और कब किया था? तो ये किया था 1935 यानी कि 1935 को। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहले आपका था इकोलॉजी और दूसरा है यहाँ पर इकोसिस्टम। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। और अगर बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, तो पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है और इसकी संरचना जो है जैविक तथा अजैविक संगठनों से होती है। और ये जो है एक खुला तंत्र होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में ये स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह होता है और ये जो है किससे निर्मित होता है? तो जो लाइकेन होता है ये निर्मित होता है कवक और शैवाल के मिश्रण से। कवक और शैवाल के द्वारा ये निर्मित होता है क्या? लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है एबोरोंजिस के नाम से। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है एबोरोंजिस। तो इसका नाम आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, एबोरोंजिस के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसे आप नोट कर लें। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, इनको कहा जाता है इग्लू। जो बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं एस्किमो जनजाति के द्वारा, इनको कहा जाता है इग्लू। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं इनके जो ग्रीष्मकालीन निवास गृह होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ट्यूपिक। क्या कहा जाता है? ट्यूपिक। तो ट्यूपिक यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? ट्यूपिक कहा जाता है ग्रीष्मकालीन निवास गृह को। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होती है नाइट्रोजन, सभी को पता होगा। और कितनी मात्रा में होती है? तो ये होती है 78% मात्रा में होती है नाइट्रोजन गैस। और बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर जो होती है ये लगभग होती है 21%। और इसके बाद आता है आपका
कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये होती है 0.03%। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आ चुका है प्रमुख दिवस से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी दिवस हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लें और परीक्षा में ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या थी ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो 2021 को जो इसकी थीम थी वो है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। क्या है इसको आप नोट कर लीजिएगा, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो ये थी आपकी 2021 की थीम और इसकी जो मेज़बानी की थी वो की थी पाकिस्तान ने। किसने की थी? पाकिस्तान के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। और अगर बात करें 2020 की थीम क्या थी? 2020 की जो थीम थी ये थी जैव विविधता। क्या थी? यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो थीम थी ये थी 2020 की। तो दोनों आप याद रखिएगा। 2020 की अगर पूछे तो इसकी थीम थी जैव विविधता और 2021 की अगर पूछे तो ये है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 21 जून को ही आपका संगीत दिवस भी मनाया जाता है। अगला है विश्व वानिकी दिवस। तो विश्व वानिकी दिवस ये मनाया जाता है 21 मार्च को। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। विश्व वानिकी दिवस ये मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला है विश्व जल दिवस। तो ये है 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। तो ये 22 का आंकड़ा आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और विश्व जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई को। तो 3 दिवस ये आपके 22 तारीख को हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगर मार्च की पूछे तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व हिंदी दिवस। तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछे जो हिंदी दिवस अपने यहाँ मनाया जाता है राष्ट्रीय, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो ये मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। तो ये विश्व बाघ दिवस जो है ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये सब आप नोट कर सकते हैं और इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ज़रूर ले लें। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य प्राणी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व वन्य प्राणी दिवस। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अगला है खेल दिवस। तो खेल दिवस ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है वो हुआ था आपका 29 अगस्त को, इसीलिए खेल दिवस ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला है आपका विज्ञान दिवस। तो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो इतने दिवस हमने आपको बताए हैं, इन्हें आप ज़रूर याद कर लें। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आपके सामने प्रमुख घास के मैदान जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो इनसे भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इन्हें भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा।
पहला दिया है कि ब्राज़ील अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो अगर बात करें ब्राज़ील के जो सवाना घास के मैदान हैं इनको कैंपोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो ब्राज़ील के सवाना घास के मैदान हैं इनको कैंपोस कहा जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्या कहा जाता है? कैंपोस कहा जाता है। और अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है इनको पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। तो ये आपको याद हो गया होगा, ब्राज़ील के जो घास के मैदान हैं इनको कैंपोस कहा जाता है और अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। आगे है कि दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान, तो इनको कहा जाता है वेल्ड। वेल्ड जो है अर्जेंटीना के घास के मैदानों को कहते हैं। अगला दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, तो ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान होते हैं इनको डाउन्स कहा जाता है। डाउन्स, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, डाउन्स जो है इनको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को। अगला है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान, तो इनको कहा जाता है प्रेरी। प्रेरी जो है घास के मैदान कहा जाता है उत्तरी अमेरिका के। अगला है दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान, तो दक्षिणी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं इनको कहा जाता है पंपास यहाँ पर आप नोट कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो वेनेजुएला के जो घास के मैदान होते हैं इनको लानोस कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोस। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, या तो लानोस आपका आएगा ऑप्शन में, या इसे ही लॉस लानोस भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसे भी आप नोट कर लें, लॉस लानोस इसको ये भी नाम से जानते हैं। और ये जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। आगे दिया है कि न्यूजीलैंड के घास के मैदान इनको क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है कैंटरबरी। नोट कर लें, कैंटरबरी। न्यूजीलैंड के जो घास के मैदान हैं इनको कैंटरबरी कहा जाता है। अगला है हंगरी के घास के मैदान, तो ये बहुत ही सिंपल है, हंगरी के जो घास के मैदान हैं इनको पुस्ताज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुस्ताज कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट है मध्य एशिया के घास के मैदान, तो इनको जाना जाता है स्टेपीज के नाम से। स्टेपीज, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टेपीज कहा जाता है मध्य एशिया के घास के मैदानों को। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक में किसका जिक्र होता है? ये होता है विलुप्त के करीब जो जीव जंतु होते हैं इनका वर्णन किया जाता है रेड डाटा बुक में। और इसको जारी कौन करता है? तो ये करता है आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। तो इसका आप फुल फॉर्म भी याद कर लें, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये थे आपके हीरालाल जे कानिया। अगर बात करें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो ये हैं आपके वर्तमान में जो हैं ये हैं एन.वी. रमन्ना जो हैं ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? ये हैं 48वें नंबर के, 48th। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपका ये स्थित है देहरादून में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो ये है देहरादून में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो ये हुआ था MIC का, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसे आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और इसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी। और ये घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर जो संबंधित होता है ये है आपका ध्वनि प्रदूषण से। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है ग्रीन मफलर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1 जुलाई 1966 को। ये डेट आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ। तो ये हुआ था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये आया था आपका 1986 में।
ये जितने भी अधिनियम हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। फिर से अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, तो जैव विविधता जो अधिनियम है ये 2002 का अधिनियम है और इसको जो है केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आपका चेन्नई में। कहाँ पर है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपकी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ है, ये है उत्तराखंड में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी ये कहाँ स्थित है, तो शांत घाटी की अगर बात करें तो ये स्थित है आपकी केरल में। और केरल में जो है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। कौन सा है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है आपका, ये भी आपका केरल में है। अगला क्वेश्चन है कि गिरि वन्य राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये है आपका गुजरात में और ये फेमस है एशियाई बब्बर शेर के लिए। अगला क्वेश्चन है सरिस्का नेशनल पार्क, तो सरिस्का नेशनल पार्क जो है ये है आपका राजस्थान में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है राजीव गांधी नेशनल पार्क, तो राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है ये भी आपका राजस्थान में है और ये कहाँ पर है, तो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। कहाँ पर है, राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है, ये आपको याद रखना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है जंगली गधा अभ्यारण्य, तो जो जंगली गधा अभ्यारण्य है ये है गुजरात के कच्छ के रण में, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।